और चलिए सुबह के 8 बज चुके हैं और शुरुआत करते हैं इस वक्त के एक खास बुलेटिन की। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो चलिए, महाराष्ट्र के नए सीएम ऐलान हो चुका है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे और इसी के साथ ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक और अब हलचलें भी तेज हो चुकी हैं क्योंकि देर रात ही महाराष्ट्र के नए सीएम गोवा पहुंचे। होटल ताज में सीएम शिंदे की बागियों से मुलाकात हुई। नए मुख्यमंत्री के साथ ही बागी विधायकों ने जश्न मनाया। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र सीएम शिंदे के साथ गोवा के मुख्यमंत्री भी आपको नजर आ रहे होंगे। शिंदे गुट के बागी विधायक अब मुंबई लौटेंगे। तो यानी देखिए, जिस तरह से तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं, शायद किसी ने इसकी कल्पना की भी नहीं थी और इस बात का जिक्र खुद शरद पवार ने भी किया कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि लगातार अटकलें देवेंद्र फडणवीस के नामों को लेकर थी। और चलिए, मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं विनोद जगदाले मेरे साथ शिंदे हाउस से जुड़ रहे हैं। वहीं आप दीपक दुबे को भी देख रहे होंगे जो कि देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर से हैं। और गोवा से प्रशांत गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो सबसे पहले रुख मैं गोवा का कर रही हूँ। प्रशांत, इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? देर रात नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने विधायकों से मिलने पहुंचे। किस तरह की हलचल वहां दिख रही है? देखिए, फिलहाल मैं आपको बताऊं कि कल देर रात तक जो है बधाई का सिलसिला जारी रहा और एकनाथ शिंदे ने अपने सभी जो उनके समर्थित विधायक हैं उनके साथ में एक बैठक की और उनका धन्यवाद ज्ञापन किया कि उनकी वजह से आज वो इस पद तक पहुंचे हैं। और पूरी जो घटनाक्रम था, जब कल यहाँ गोवा से निकलकर वो मुंबई पहुंचे थे दोपहर 3 बजे के आसपास, था उसके बाद से लेके अब तक वहाँ पे क्या क्या हुआ और किस तरह से चीज़ें पलटी, उसके बारे में सारी जानकारी थी। और आगे फ्लोर टेस्ट होना है, फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या रणनीति हो, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। और हमारी जानकारी, हमें सूत्र बता रहे हैं कि ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा और उस दौरान उनके साथ में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी थे और प्रमोद सावंत भी वहाँ पे उस जश्न में शामिल हुए और काफ़ी देर रात तक ये जश्न चलता रहा। लेकिन फिलहाल अभी शांति है और मुझे लगता है कि सुबह सो के उठने के बाद नाश्ते के दौरान ये सब चर्चाएं होंगी और आज किसी भी वक्त जो है एकनाथ शिंदे अपने समर्थित विधायकों को लेकर मुंबई पहुंच सकते हैं। वहां पर आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किन किन लोगों को क्या क्या पोर्टफोलियो देना है, किस किस तरह से किन किन विधायकों को मंत्रालय देना है, इन सब के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो तमाम विधायकों को एक साथ में इकट्ठा रखना, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट में जिस तरह से हमारे पास जानकारी 39 विधायक हैं शिवसेना के इस समय और 16 विधायकों को लेकर संशय बना हुआ है। कल भी ये बात कही गई थी शिंदे गुट की तरफ से कि अगर व्हिप जारी किया जाता है और 16 विधायक हमारे पक्ष में नहीं वोट करते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। तो अभी कई सारे पेच फंसे हुए हैं। स्पीकर का चुनाव होना है क्योंकि डिप्टी स्पीकर वहां पर मौजूद है, स्पीकर अभी तक नहीं है। स्पीकर के दौरान ही वो संख्या बल क्या होगा जिसके आधार पर चीजें तय हो सकती हैं कि अगर स्पीकर बनता है तो स्पीकर किस गुट को मान्यता देगा। क्या शिंदे गुट को ही वो असली शिवसेना मानेंगे या फिर जो शिवसेना के जो बाकी विधायक हैं उनको असली शिवसेना गुट माना जाएगा। ये लड़ाई अभी थमी नहीं है क्योंकि अब लड़ाई दूसरे चरण में जा रही है कि असली शिवसेना कौन होगी और शिवसेना की मान्यता विधानसभा में किसको मिलेगी, शिंदे गुट को या फिर उद्धव ठाकरे गुट को। तो ये अभी लड़ाई जारी है और इस लड़ाई के लिए लेकर ही एकनाथ शिंदे नहीं चाहते कि किसी तरीके का भी उनके जो विधायक जो गुट है उसमें किसी तरीके की कोई भी असमंजस की स्थिति बने। इसीलिए कल सीएम पद की शपथ लेने के बाद वो तत्काल देर रात में ही गोवा वापस आ गए और अपने समर्थित विधायकों के साथ में लगातार संपर्क में हैं, जिससे जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता तब तक वो स्थिति ऐसी ना बने जिससे उनके लिए एक बैकफुट पे जाने की स्थिति बन जाए, क्योंकि अभी कई सारे पेच विधानसभा में भी देखने को मिल सकते हैं। पूजा, बिल्कुल, अभी भी असमंजस की स्थिति, उहापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। मैं सीधा विनोद जगदाले का भी रुख कर लेती हूँ। विनोद, क्या लग रहा है, क्या वाकई आगे का रास्ता कितना आसान या कितना मुश्किल एकनाथ शिंदे के लिए लग रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर शिवसेना किसकी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आगे रास्ता आसान इसलिए है क्योंकि 39 विधायक एकनाथ शिंदे कैंप के हैं। भारतीय जनता पार्टी के 113 विधायक वहां पर मौजूद है। कुछ निर्दलीयों का भी समर्थन है। बस अभी 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है, 2 और 3 तारीख को। आज 1 तारीख है, शनिवार और रविवार 2 और 3 जुलाई को यह विशेष अधिवेशन का सत्र बुलाया है। पहले दिन
पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव वहां पर होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होते ही विधानसभा उपाध्यक्ष ने जो 16 बागी विधायकों को जो नोटिस इशू किया था अपात्र करने का, उस नोटिस को नए अध्यक्ष अपने अधिकार के तहत वहां पर कैंसिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वो तो मामला चलता ही रहेगा, लेकिन जो विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे वो अध्यक्ष उसको वहां पर उस फैसले को वहां पर खारिज कर सकते हैं। तो 2 दिन का ये विशेष विधानसभा सत्र यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें सभी विधायकों को वहां पर उपस्थित रहना पड़ेगा। और रविवार के दिन होगी फ्लोर टेस्ट में बस वहां पर विधानसभा के जो अध्यक्ष नए होंगे वो फ्लोर टेस्ट सामने रखेंगे, सब विधायक खड़े होंगे, सत्ता पक्ष के पक्ष में कितने हैं और विपक्ष के तौर पर कौन कौन है ये बस गिने जाएंगे और वहां पर आसानी से नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये फ्लोर टेस्ट वहां पर पास हो जाएंगे। आज दोपहर को एकनाथ शिंदे के समर्थित जितने भी विधायक हैं वो विधायक गोवा से निकल रहे हैं मुंबई के लिए। एक विशेष फ्लाइट से यहाँ पर मुंबई वो पहुँचेंगे। मुंबई पहुँचने के बाद विधान भवन के नज़दीक ओबेरॉय होटल में ये सारे विधायक वहाँ पर रुकने वाले हैं। महज पैदल 2 मिनट की दूरी है विधान भवन से ओबेरॉय होटल की। वहाँ पर ये सारे 39 विधायक, निर्दलीय विधायक वहाँ पर रुकने वाले हैं और कल विधानसभा सत्र में सारे विधायक एक साथ बस में रवाना होकर यहाँ पर अधिवेशन के लिए वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और कल तैयारी पूरी वहाँ पर हो चुकी है विधान सभा के विशेष सत्र की, तो विशेष सत्र वहाँ पर बुलाया गया है। तीसरी एक बड़ी चीज, अब मुख्यमंत्री कौन, उप मुख्यमंत्री कौन, इस पर तो पूरा पर्दा उठ चुका है। अब महाराष्ट्र का प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। अब देखिए महाराष्ट्र विधानसभा में 53 सीटें हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है, यानी दूसरा बड़ा दल वो वहां पर बन के उभरा है और विपक्ष का सबसे बड़ा दल वो है। तो अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का नेता होगा। 2 नाम चर्चा में है, एक जयंत पाटिल जो पिछली सरकार में मंत्री थे, मौजूदा समय में विधायक है, शरद पवार के बेहद करीबी है। दूसरा बड़ा नाम है छगन भुजबल। छगन भुजबल पिछले सरकार में मंत्री थे, मौजूदा समय में विधायक है। और अब इन दोनों में कौन प्रतिपक्ष का नेता होगा इसका फैसला कल शरद पवार कर सकते हैं, कल या परसों में। लेकिन अब ये पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो विधानसभा अध्यक्ष करना, फ्लोर टेस्ट लेना, नेता प्रतिपक्ष की यहाँ पर घोषणा करना और उसके बाद 17 तारीख से अब बरसाती जो कैसे मानसून विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। अब बस 2 दिन का सत्र वहाँ पर बाकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब वहाँ पर मंत्री कौन कौन बनेगा। कल हमने न्यूज़ 24 ने एक सूत्रों के हवाले से जो लिस्ट चलाई थी उसमें से कई चेहरे इस मंत्रिमंडल में वहाँ पर शामिल होंगे और अहम जो पोर्टफोलियो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ पर रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री की संख्या, कैबिनेट और राज्य मंत्री की संख्या भी वहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है। तो अब पर्दा उठ चुका है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की नाम के ऊपर से। अब बस जो बाकी की चीज़ें हैं, विधानसभा अध्यक्ष हो, विधानसभा उपाध्यक्ष हो, बहुमत हो, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, बस यही अब देखना होगा। और मैं आपको बता दूं, देखिए कल मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री तौर पर, मुख्यमंत्री तौर पर एकनाथ शिंदे वहां पर मौजूद थे। सबसे पहला झटका उद्धव ठाकरे को वहां पर दिया गया। वहां पर जो मेट्रो 3 का जो कारशेड है, उस कारशेड को अब आरए में ही बनाया जाएगा। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के अंतिम दौर में थे तब उन्होंने आरए में वहां पर कारशेड का काम शुरू किया। 25% काम शुरू हुआ। कई पर्यावरण से प्यार करने वाले लोगों ने उसका विरोध भी किया था। विरोध करने के बाद जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला डिसीजन पहले ही दिन में वहाँ का कारशेड का जो निर्णय था उसे रोक दिया, कारशेड का काम वहाँ पर रुका दिया और नए सिरे से कांजूर मार्ग में एक नई जमीन पर कारशेड बनाने की बात कही। लेकिन 2.5 साल से वो मामला अदालत में प्रलंबित चल रहा है। अब कल पहली कैबिनेट हुई, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे ने मिलकर यह फैसला लिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम आरए में ही कारशेड बनाएंगे और मेट्रो 3 का काम वहीं से शुरू होगा।
जो राज्य के जो महाधिवक्ता है आशुतोष कुंभकोणी, उन्हें भी बताया गया कि अगली जो सुनवाई कोर्ट में होगी तब आप बताइए कि राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि आरए में ही मेट्रो 3 का कारशेड वहां पर बनेगा। यानी उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा ये झटका माना जा रहा है कि पहले ही कैबिनेट की बैठक में एकनाथ शिंदे ने, उनके ही विधायक ने, जो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को, उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है और मेट्रो 3 के कारशेड का काम अब आरए में ही जल्द ही शुरू होने वाला है। पूजा, बिल्कुल। और इस बीच जिस तरह से आपने भी विनोद जिक्र किया कि अब महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर अब चर्चा चल रही है और उसके लिए देखिए दो नाम सामने आ रहे हैं, जयंत पाटिल और छगन भुजबल। अब शरद पवार नेता प्रतिपक्ष पर ही अंतिम फैसला लेंगे और इस वक्त जो चर्चा है वो आखिर सदन में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर हो रही है और दो नाम जयंत पाटिल और छगन भुजबल का सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर किस नाम पर मुहर लगती है और शरद पवार जो है इसे लेकर अंतिम फैसला लेंगे। और चलिए मैं सीधा रुक कर रही हूं देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर से, मेरे सहयोगी दीपक दुबे भी मौजूद हैं। दीपक, इस वक्त किस तरह की हलचल यहां मुंबई में नजर आ रही है? एक तरफ नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर तो चर्चा है ही, लेकिन दीपक कल दिन भर हम चर्चा करते रहे देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर कि उभरता हुआ महाराष्ट्र का एक नया चेहरा, चाणक्य भी आगे आने वाले वक्त में कहे जा सकते हैं, लेकिन एकाएक जो देर रात सब कुछ उलट पलट हुआ, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देवेंद्र फडणवीस नजर आए, इसके बाद किस तरह की रणनीति यहां पर बीजेपी की दिख रही है? जी, तमाम कल बीजेपी महाराष्ट्र और बीजेपी मुंबई के तमाम नेताओं से हमारी जब बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अब तक महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य के तौर पर ये जाने जाते थे शरद पवार, लेकिन उनसे बड़े चाणक्य की भूमिका में देवेंद्र फडणवीस नजर आए। जिस तरह से कल उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद का त्याग करते हुए और साफ तौर पर एकनाथ शिंदे, एक शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया हुआ, तो बाला साहब के जो सपना था उसे पूरा करने की कोशिश एक फडणवीस की तरफ से की गई है। जिस तरह से कल केंद्रीय आला कमान के द्वारा, चाहे जेपी नड्डा के द्वारा हो या फिर अमित शाह के द्वारा, जिस तरह से उन्हें निर्देश दिए गए कि आप उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने वही किया। लेकिन आज की अगर बैठक की बात की जाए तो आज भी तमाम जो बीजेपी मुंबई और महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं, जिसमें गिरीश महाजन हैं, चंद्रकांत दादा पाटिल हैं या फिर अन्य लोग हैं, वो सभी आज यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस साथ बैठक करने वाले हैं। आखिर महाराष्ट्र और मुंबई के विकास के लिए किस तरह से आगे के कदम उठाए जाएं, उसको लेकर आज चर्चा की जाएगी। कल भी जब कैबिनेट की पहली बैठक रात को हुई, दोनों शपथ लेने के बाद पहुंचे एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो वहाँ पर कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में कृषि कहें कि किसान जो हैं वो काफ़ी परेशान थे। इसको लेकर विपक्ष जो पहले बीजेपी थी वो लगातार सवाल उठाती रही महाविकास अघाड़ी को लेकर। तो कृषि और उनकी जो किसानी इस वक्त चल रही है, जिस तरह के फसलें उगाई गई हैं, उसको लेकर भी पहली बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कि किसानों को राहत दी जाए, किसानों के हित के लिए काम किया जाए। तो यहाँ पर अब दौर लगातार जारी है कि किस तरह से महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य किया जाए। आज उसी को लेकर एक और बैठक होनी है देवेंद्र फडणवीस के घर पर, जहाँ पर तमाम बीजेपी महाराष्ट्र के नेता पहुंचने वाले हैं। वहीं दोपहर के बाद एकनाथ शिंदे गुट के जो तमाम विधायक हैं वो मुंबई आएंगे और उसके बाद कल जो जैसा कि राज्यपाल ने कहा है कि आपको अपना बहुमत साबित करना है, तो कल राज्यपाल के आदेश के बाद एकनाथ शिंदे जो हैं वो गोवा लौट चुके हैं और अपने विधायकों के साथ कल आज दोपहर के बाद वो मुंबई आ सकते हैं और कल वो राज्यपाल सामने अपना जो संख्या बल है वो दिखाएंगे। जी बिल्कुल दीपक, वापस मैं लौट रही हूं, मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामना के जरिए शिवसेना का बीजेपी पर निशाना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं शिवसेना। राम शास्त्री कहलाने वाले न्याय की तराजू को झुकाने में लगे, क्या राजभवन से चलेगा पार्टी तोड़ने का काम? ये बात सामना के जरिए देखिए किस तरह से भाजपा पर निशाना साधा जा रहा है। साथ ही कहा गया संविधान अब नैतिकता के पतन से ग्रसित है, सरकार अस्थिर करने के लिए राजभवन से ये ताकत लगाई गई, विपक्ष का अस्तित्व खत्म करके लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। तो देखिए किस तरह से यहां सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधती हुई शिवसेना नजर आ रही है। विनोद जगदाले हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, अब तो यहां पर तंज कसने का, निशाना साधने का काम शुरू होगा ही, क्योंकि एक करारी हार यहां शिवसेना के हाथ लगी है।
देखिए, अब करारी हार हाथ में लगी है और एक आम शिवसैनिक को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, एकनाथ शिंदे को। तो कहीं ना कहीं अब सामना के जरिए ये हमला करने की कोशिश वहां पर संजय राउत और शिवसेना वहां पर कर रही है। वहां पर लिखा भी गया है कि विधायक तोड़ने का काम राजभवन से हुआ और इन सबके पीछे जो है तो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, पहले से वो आरोप लगा रहे थे कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही काम है। अब सामना में तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चे कुछ जो विधायक हैं उनके पास बच्चे कुछ पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्हें अब साथ में रखना है, सांसदों को साथ में रखना है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर रहना जरूरी होगा। अब कहना तो पड़ेगा, लेकिन कहना तो पड़ेगा, इसीलिए वो लगातार सामना के जरिए सिर्फ आज नहीं, आप अगले भी कुछ जब वहाँ पर आर्टिकल आएंगे जो जिसे अग्रलेख कहते हैं शिवसेना में, वो भी देखिए भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ ही होंगे, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ही होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब इसी अग्रलेख को लिखने वाले संजय राउत को आज दोपहर में ईडी दफ्तर में जाकर पेश होना है। पत्राचाल का जो घोटाला है, उस घोटाले को लेकर उनसे कुछ पूछताछ करनी है, क्योंकि पत्राचाल की जो डीलिंग हुई थी उसमें एक कंपनी के जरिए संजय राउत के बेहद करीबी आदमी के अकाउंट में करोड़ों रुपए आए थे। तो वो पैसे कहाँ गए, इसके बारे में पूछताछ अब संजय राउत से होने वाली है। तो देखिए, ईडी अब एक्टिव हो चुकी है और सामना के जरिए अब संजय राउत, भारतीय जनता पार्टी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, मोदी हो, शाह हो, सब पे हमलावर वो हो चुके हैं। क्योंकि अब अगर हमलावर नहीं रहे, अगर मुकाबला नहीं किया, तो बची कुची जो शिवसेना है, बचे कुछ जो पदाधिकारी है, जो विधायक है, जो सांसद है, वो भी शिवसेना में नहीं रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल, और सिर्फ ये बचे कुचे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बात नहीं है, जो बची कुची साख है उसको भी बनाए रखना है। मैं सीधा गोवा का रुख कर रही हूं, प्रशांत गुप्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, यहां से विधायक कब निकल सकते हैं, कब मुंबई के लिए रवाना होंगे? देखिए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दोपहर के आसपास करीब 12 बजे के आसपास ये होटल से निकलकर एयरपोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कल देर रात तक सब ये यहाँ पर जश्न का माहौल चला। लोगों के साथ में, विधायकों के साथ में एकनाथ शिंदे लगातार मिलते रहे, बातचीत करते रहे हैं, तो काफ़ी देर रात तक का ये सिलसिला चला है। और सुबह अभी जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलेगी, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है छनकर आ रही है अंदर से, वो लगभग दोपहर के बाद यहाँ से सारे विधायक मुंबई पहुँच सकते हैं। लेकिन फिर वही बात जो बार बार घूम कर आती है कि शिवसेना अपनी तरफ से ये दिखाने की कोशिश करेगी, जो ठाकरे गुट है वो ये दिखाने की कोशिश करेगी कि वही असली शिवसेना है। एकनाथ शिंदे अपनी तरफ से ये दिखाने की पूरी एक कवायद कर रहे हैं, या पूरा एक तरीके से कहा जाए कि परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल उन्होंने शपथ ली, तब उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का नाम सबसे पहले लिया और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी शपथ को शुरू किया। तो वो ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि वही असली शिवसेना है। तो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि अब अगली लड़ाई जो है वो दूसरे चरण में पहुंच चुकी है कि शिवसेना किसकी है। और ये विधानमंडल के अंदर जब फ्लोर टेस्ट होगा, उस दौरान इस लड़ाई को देखने को खास तौर पे मिलेगा कि आखिर 16 विधायकों का क्या होगा। जो व्हिप जारी होगा फ्लोर टेस्ट के दौरान, उस व्हिप को कौन जारी करेगा और किसके नाम पर जारी होगा, तो ये सब कुछ अब जो विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस गुट को मान्यता देते हैं शिवसेना के तौर पर। और अगर वो उनकी मान्यता उनको नहीं माना जाता है, तो 16 विधायक जो अभी शिवसेना के, जो उद्धव ठाकरे गुट के साथ में हैं, उनका क्या होगा। और जो ये 39 विधायक हैं, अगर इनको मान्यता नहीं मिलती तो क्या होगा। ये लड़ाई अभी दूसरे चरण में पहुंच चुकी है और अब ये लड़ाई जो चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। अब ये चुनाव आयोग के पास में भी जाएगा, क्योंकि अब दावा जो है वो पार्टी के ऊपर होगा। अब तक सरकार के ऊपर दावा था, कल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब जो दावा है वो शिवसेना के ऊपर होगा। और शिवसेना की किसकी शिवसेना, इस पर लड़ाई अभी जारी रहेगी। बिल्कुल प्रशांत, आखिर शिवसेना है किसकी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और शायद ये हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा। दीपक दुबे, लग रहा है इस सवाल का जवाब ढूंढना उतना आसान होगा, क्योंकि शिवसेना है किसकी, मान्यता किस गुट को मिलती है, ये इस वक्त के सबसे बड़े सवाल हैं।
जी, यही वजह है कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से या कहें कि उनके मुख्य प्रवक्ता दीपक केसरकर की तरफ से कल साफ कर दिया गया है। ये तमाम जो 16 विधायक हैं, अगर हमारी जो आदेश है या हमारे नियम के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि इनका जो एमएलए पद है वो रद्द किया जा सकता है। इसको लेकर पहले ही साफ कर दिया गया है। अब देखना होगा कि शिवसेना है किसकी, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे और उनका गुट लगातार कहता रहा है कि शिवसेना हमारी है और हमारी हमेशा रहेगी। उद्धव ठाकरे का कहना है कि शिवसेना हमसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह से 2/3 बहुमत एकनाथ शिंदे के पास मौजूद है, 39 विधायक एकनाथ शिंदे के पास मौजूद हैं, 16 विधायक मात्र उद्धव ठाकरे के पास मौजूद हैं और 16 विधायकों को लेकर भी साफ संकेत दिए जा चुके हैं कि आपको आने वाले समय में हमारे गुट में आना होगा और हमारे नियम के हिसाब से चलना होगा, जो शिवसेना का नियम है। चीफ व्हिप अगर आपको तलब करता है और आपको बोलता है कि पार्टी की मीटिंग में आना है, मुख्यमंत्री ने आपको आदेश दिया है, बैठक में आना है, और अगर आप किसी भी आदेश की अवहेलना करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कल ये साफ कर दिया गया था। अभी उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आखिर अब तो उनकी पार्टी तो पूरी तरह से टूट ही चुकी है। अपनी जो पिता के द्वारा बनाई गई शिवसेना थी 1966 में, अब उसे किस तरह से बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनका गुट पहले ही ये बता रहा है। और कल भी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने सबसे पहले शपथ लेते ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बाला साहब की फ़ोटो डाली, जिसपे वो बाला साहब बैठे हुए हैं और उनके चरणों में बैठे हुए एकनाथ शिंदे उनके पैर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो लड़ाई है अब ये इलेक्शन कमीशन तक जानी है। अब ये देखना होगा इलेक्शन कमीशन क्या कुछ फैसला लेता है, क्योंकि बहुमत के आंकड़ों की बात की जाए तो 2/3 बहुमत एकनाथ शिंदे के पास है। अखिलेश यादव वाला केस आपको याद होगा, किस तरह से उन्होंने अपने पिता की पार्टी से बगावत की थी। उसके बाद जो है वो सिंबल उनको निर्धारित हो गया था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दिया गया था। अब यहाँ पर शिवसेना के लिए बड़ी मुश्किलें आने वाले समय में आने वाली हैं। वहीं बीजेपी मुंबई की तरफ से कल साफ कर दिया गया है कि अब जो बारी है वो बीएमसी पर अपना झंडा लहराना है। यानी कि अब बीएमसी पर पूरी तैयारी है और इसको लेकर बीजेपी आश्वस्त है। इस बार एक शिवसेना को हम किसी भी तरह से जड़ से उखाड़ कर, जो 25 से 28 साल की जो इनकी राजनीति चलती रही है बीएमसी पर और सत्ता पर काबिज रहे, अब इन्हें उखाड़ कर हमें फेंकना है। तो बीएमसी पर किसी भी तरह से अब पिछले 2 या 3 महीने में चुनाव होने हैं और बीएमसी को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर पिछले 6 महीने से कसकर रखी हुई है। 45,000 करोड़ का तकरीबन का बजट है और शिवसेना के पास अभी 90 नगर सेवक हैं, जिसमें से 84 शिवसेना के थे, 6 एमएनएस से गए हुए नगर सेवक थे। लेकिन इस बार भरपूर कोशिश की जाएगी किसी भी तरह से कि यहाँ पर बीजेपी का झंडा लहराए और बीजेपी सत्ता पर काबिज हो। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल से केंद्र के बड़े नेता इस बार के बीएमसी इलेक्शन में यहाँ पर आकर प्रचार करने वाले हैं। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा उद्धव ठाकरे के लिए कि आखिर अब किस तरह से ये जवाब देंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो मास्टर स्ट्रोक कल खेला गया है उसका जवाब शायद ही अब शिवसेना के पास हो, क्योंकि एक शिवसैनिक को जो बाला साहब की विचारधारा को आगे ले जा रहा है, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे ले जा रहा है, अब उसे किस तरह से ये बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए काट सकते हैं। क्योंकि चुनावी रणनीति जब होगी और चुनावी मैदान में इसे कहीं ना कहीं इसका जवाब दे पाना शायद उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा ही मुश्किल हो। लेकिन अब जो है 45,000 करोड़ के उस बीएमसी पर बीजेपी की नज़र है। पहले शिवसेना पूरी तरह से टूट चुकी है, 16 विधायकों को धमकी दी जा चुकी है, एक तरह से इशारा दिया जा चुका है आपको हमारे साथ आना ही होगा। मतलब साफ है कि अब होगा तो शिवसेना के वर्चस्व का क्या होगा। आदित्य ठाकरे भविष्य के एक बड़े नेता के रूप में महाराष्ट्र में उभर सकते हैं, उद्धव की विरासत को आगे लेकर जा सकते हैं। क्या अब उनके ऊपर भी एक संकट गहरा रहा है कि वो अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट का आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनकी विधायकी भी एक तरह से बिल्कुल दीपक, ये तमाम वो सवाल है। लेकिन देखिए, अब क्योंकि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि यहाँ पर शिंदे गुट, क्या उन्हें शिवसेना की मान्यता मिलती है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कई दाव पेच समझना बेहद जरूरी है। विनोद, मैं आपसे चाहूंगी कि जब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो किस तरह से प्रक्रिया आगे चलेगी, क्योंकि स्पीकर का भी चुनाव होना है, बहुमत परीक्षण भी यहाँ पर होना है, लेकिन यहाँ पार्टी किसकी है ये भी बड़ा सवाल है। तो इसके लिए आगे किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? देखिए, पार्टी किसकी ये तो बात का फैसला है, लेकिन सबसे बड़ा काम ये होगा
कि एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उस सरकार को अपना विधानसभा का अध्यक्ष वहां पर बिठाना पड़ेगा। देखिए, बहुमत भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बागी लोगों के पास वहां पर सबसे ज्यादा बहुमत है, करीब करीब 160 के आसपास उनका बहुमत है। तो जाहिर सी बात है विधानसभा का अध्यक्ष कल उनका ही बैठेगा। और दूसरे दिन मैंने आपको बताया कि जो विधानसभा अध्यक्ष बहुमत के लिए वहां पर रखेंगे और बहुमत पर रखने के बाद वहां पर बहुमत परीक्षण हो जाएगा और फिर एक एक करके सबके नंबर्स गिने जाएंगे कि सपोर्ट में कितने हैं और अपोजिशन में कितने हैं, ये सब वहां पर गिने जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नए विधानसभा के अध्यक्ष सबसे पहला काम ये करेंगे कि पुराने जो विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे नरहरि झिरवल, उन्होंने 16 विधायकों को अपात्र करने का जो नोटिस जारी किया है वो नोटिस को तुरंत वहां पर वो खारिज कर सकते हैं, क्योंकि वो अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष के पास होते हैं कि विधानसभा उपाध्यक्ष ने जो भी फैसले लिए हैं उसे खारिज वो कर सकते हैं। तो उसके बाद राहत तो इन विधायकों को मिल जाएगी। लेकिन जो कानूनी लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में, वो लड़ाई तो जारी ही रहने वाली है। जो अगली सुनवाई 12 तारीख को है, 12 जुलाई को है, तब उसमें तो सुनवाई होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी राहत तब इन 16 विधायकों को रहेगी कि इस नोटिस को खारिज किया जाएगा, क्योंकि इन 16 विधायकों में सबसे बड़ा नाम है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। तो एकनाथ शिंदे का नाम उसमें शामिल है। तो अब विधानसभा के अध्यक्ष जो नए आएंगे वो इस पर फैसला लेने वाले हैं। बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। महज 25-26 घंटों के बाद महाराष्ट्र का विधानसभा का सत्र का पहला दिन होगा और पहले ही दिन विधानसभा अध्यक्ष पद का वहां पर चुनाव होने वाला है और ये तैयारी वहां पर पूरी तरीके से वहां पर हो गई है। अब मुंबई में आएंगे, आज गोवा जो विधायक पहुंचे हैं, बागी विधायक, वो आज मुंबई आने वाले हैं और कल से 2 दिन के विशेष विधानसभा सत्र का वहां पर आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, तो तैयारियां जो है वो पूरी तरह से कर ली गई है। प्रशांत गुप्ता भी गोवा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, देखिए अब यहाँ पर तैयारियां तो मुंबई में देखने को मिल ही रही है। विधायक भी दोपहर बाद जो है रवाना हो जाएंगे, लेकिन आज भी किसी तरह की किसी मीटिंग की कोई खबर आ रही है कि आज भी कोई बैठक यहाँ एकनाथ शिंदे कर सकते हैं और इस मीटिंग में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आज नाश्ते के बाद यहाँ पर फिर एक हॉल जो है वो लगातार कल भी जो शिंदे गुट के लोग हैं उन्होंने बुक करवाया हुआ था और वहीं पर उसी हॉल में ही सबकी मीटिंग होती है, जहाँ की तस्वीरें कल हमने अपने चैनल पर दिखाई थी। जो डांस की थी, जो खुशी के मारे झूम रहे थे शिंदे गुट के विधायक, वही हॉल है जहाँ पर सारी मीटिंग होती हैं। और अभी ये मीटिंग होगी कुछ समय के बाद और उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय करते हुए फिर यहाँ से सब लोग निकलेंगे। कल बता दिया गया है सभी विधायकों को कि अब यहाँ से मुंबई वापस जाने का समय आ चुका है और दोपहर के बाद निकलेंगे। अब रणनीति जो बार बार बात हो रही है, हम अगर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष चुना जाएगा, ये बात भी सही है कि संख्या बल शिंदे गुट और बीजेपी के पास में है। विधानसभा अध्यक्ष उनका होगा। ये भी हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष उनके तो जो उपाध्यक्ष हैं उनके सारे फैसलों को, डिप्टी स्पीकर के सारे फैसलों को खारिज कर देंगे और ये भी हो सकता है कि शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मान ले। लेकिन वो विधानसभा अध्यक्ष के कहने से यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई चुनाव आयोग पे जाएगी। शिवसेना का संविधान क्या है, उसकी पार्टी का संविधान क्या है, उसकी पार्टी में किस तरह से, क्योंकि विधायक या सांसद पार्टी को नहीं चुनते हैं, पार्टी से वो चुने जाते हैं। तो पार्टी का संविधान अलग होता है। उसके लिए जो तमाम जिला अध्यक्ष हैं या जो पदाधिकारी हैं उस पार्टी के भीतर, वो किनके साथ में हैं, अब वो लड़ाई वहां तक जाएगी, चुनाव आयोग पे जाएगी, चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो ये अभी कहना बड़ा जल्दबाजी है। ये बात सही है कि संख्या बल शिंदे गुट और बीजेपी के पास में, देवेंद्र फडणवीस के पास में है, फ्लोर पे संख्या बल भी पास हो जाएगा और मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। लेकिन ये अब दूसरे चरण की लड़ाई है और इसी लड़ाई के लिए अब शिंदे के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो शिवसेना पे अपना कब्जा किस तरह जमाए रखते हैं, क्योंकि बीएमसी का चुनाव होना है, कई नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। उसमें किस सिंबल के साथ में लोग जाएंगे, उसको सिंबल कौन बांटेगा, क्योंकि शिवसेना प्रमुख अभी भी उद्धव ठाकरे बने हुए हैं। तो उनको गद्दी से कैसे हटाया जाएगा? क्या उद्धव ठाकरे सरेंडर कर देंगे? उन 16 विधायकों का क्या होगा जो ठाकरे गुट के साथ में हैं? वो ये तमाम चीजें अभी भी अधर में लटकी हुई हैं और इसका भविष्य अभी तय होना बाकी है। और ये लड़ाई दूसरे चरण की, और शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के ऊपर दांव खेला गया, क्योंकि अभी सब कुछ हैंडल उन्हीं को करना है। अभी तक दूसरी बात यह है कि ठाकरे परिवार के झंडे तले, बैनर तले अब तक शिवसेना ग्रो की थी, अब तक बढ़ती चली आई है। 33 साल का साथ है बीजेपी। तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की हलचल यहाँ पर चल रही है, अपनी बात भी पूरी कीजिए।
हाँ बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि जरा होटल की तस्वीर वो दिखाएं। और आप देखिए कि ये वो होटल है, ताज होटल है, और हम आपको वो कमरे भी दिखाएंगे जिन कमरों में वो विधायक रुके हुए हैं। वो शिंदे गुट के तमाम विधायक जो यहाँ पे रुके हुए हैं। ये सी से लगा हुआ, समुद्र से लगा हुआ ताज रिसोर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पर काफी लग्जरी होटल माना जाता है इसको, और इसका एक प्राइवेट बीच भी है। यहीं पर ये विधायक पिछले 2 दिन से रुके हुए हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था पूजा कि ये आसान नहीं होगा अभी लड़ाई को जीतना। ये पहला चरण है जो शिंदे गुट जीत चुका है, लेकिन अब लड़ाई दूसरे चरण की तरफ है। और क्योंकि अब बहुत कुछ टिका हुआ है बीएमसी के चुनाव के ऊपर, क्या शिंदे गुट की वो मान्यता, भले ही अभी विधायकों ने उनका साथ दिया है 39 विधायकों ने, लेकिन क्या जनता जो वो किस तरह से इसको देखेगी, क्योंकि बीएमसी के चुनाव होंगे। क्या शिंदे के सामने ये आसान होगा कि वो बीजेपी के खाते में बड़े आसानी से बीएमसी डाल दे, जिस पर कई सालों से शिवसेना का कब्जा है? क्या वो ठाणे की विधानसभा को बीजेपी, नगर पालिका को क्या बीजेपी के खाते में बड़े आसानी से जाने देंगे? क्योंकि अगर वो शिवसेना है तो उनके सामने जिम्मेदारी ये भी होगी कि वो शिवसेना को उसी तरह से आगे बढ़ाएं जिस तरह से बाला साहब या ठाकरे परिवार ने उसको आगे बढ़ाते रहे। तो ये तमाम चुनौतियां भी हैं। ये पेच इतना आसान नहीं है कि वो सुलझ जाए, क्योंकि शिवसेना को अगर वो खुद मानते हैं शिंदे की वो खुद शिवसेना के असली उत्तराधिकारी हैं, तो इसके लिए महाराष्ट्र में शिवसेना को आगे बढ़ाना भी होगा। तो ऐसे में ये आसान नहीं होगा, और बहुत कुछ अभी पेच फंसा हुआ है जो कि भविष्य में समझ में आएगा कि किस तरफ जाना है। और ये लड़ाई अभी कई जगह पे कई मोड़ पर और लड़ी जाएगी। बिल्कुल, ये लड़ाई यही खत्म नहीं हो रही है, और आगे भी लगातार कई दाव पेच इस मामले में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत गुप्ता, विनोद जगदाले, दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को लेकर तमाम अपडेट सिर्फ न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।